नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने जीएस जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखा था। आज इस नई वीडियो में हम फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन प्रदान करें। यदि कोई भूल इस वीडियो में पाई जाती है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएँ और अपने पास एक कॉपी और एक पेन ज़रूर रखें। जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उनको नोट करते जाएं और नोट करने के साथ साथ उनके आंसर लिखते जाएं अपनी कॉपी में और चेक करते जाएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते हैं आज के प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न की अगर राइट आंसर की बात करें हम तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। बात करें इस प्रश्न की व्याख्या की तो देखते हैं, महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए देशवासियों से कहा था, करो या मरो। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मुंबई, सूरत, मद्रास या पुडुचेरी। तो इसका इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित की थी। इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें, देखते हैं, अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री सूरत में 1613 में खोली थी और 1616 में बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर मसूलीपट्टनम में इसका दूसरा कारखाना स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस रूप मनाने के लिए घोषणा की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1946। तो इस प्रश्न का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1930। इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें तो जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उस समय जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के लिए मांग की थी और इस 1919 के अधिवेशन के बाद से ही अगले वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। प्रश्न की व्याख्या देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसके बाद अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 है, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप जरूर इम्पोर्टेंट मार्क करें। इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट मार्क करें। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर ऑप्शन डी की हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। और बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1929 में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए, तो चौथे प्रश्न का आंसर हम लोगों ने देख लिया। बढ़ते ही अपने 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न 5 के पहले से इसके पहले हम लोग इसका जो है व्याख्या देख लेंगे। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च सन 1793 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यह कथन किसका है? इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए, यह कथन किसका है? इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है।
तो इस प्रश्न के अगर सही उत्तर की हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो यह कथन बहुत ही फेमस कथन है और यह कथन स्वतंत्रता के समय जब आंदोलन चल रहा था उसी समय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कथन कहा गया था। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसके बाद से ही उन्होंने इस कथन को कहा था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी, जे.ए. हिकेस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जे.ए. हिकेस। बात करें भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने जारी किया या किसने शुरू किया, तो जे.ए. हिकेस थे जिन्होंने जो है भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने अपने काल में ही पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 1929 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में ये क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे की ओर। व्याख्या देखें, 1849 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। प्रश्न 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? ये प्रश्न भी नया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए, लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी, जनरल रोमेल, ऑप्शन सी, जनरल आर्थर, ऑप्शन डी, जनरल आइजनहावर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है, तो जनरल रोमेल को उनके अपने सैन्य अधिकारियों के साथ व्यवहार और अपने सैन्य रवैये के कारण जनरल रोमेल को ही डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। बढ़ते हैं, देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स अर्थात रेगिस्तानी लोमड़ी, इसका जो अर्थ है वो है रेगिस्तानी लोमड़ी रखा गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए, अमृतसर की संधि, ऑप्शन बी, बसीन की संधि, ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन डी, सालबाई की संधि। देखिए इसमें से ऑप्शन 4 में से यदि आपको मान लीजिए 2 भी याद रहते हैं तो भी आप बड़े आराम से इसको क्रम से सेट कर सकते हैं। बात की जाए अपने पहले ऑप्शन डी की, तो सालबाई की संधि, तो सालबाई की संधि आपकी 1782 में हुई थी। सालबाई की संधि आपकी 1782 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी 1792 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी 1792 में हुई थी। बसीन की संधि आपकी 1802 में हुई थी। बसीन की संधि आपकी 1802 में हुई थी। अब अमृतसर की संधियाँ काफ़ी हुई हैं, तो अमृतसर की यदि इधर द्वितीय संधि की बात की जाए तो अमृतसर की द्वितीय संधि आपकी 1846 में हुई थी। अमृतसर की द्वितीय संधि आपकी 1846 में हुई थी। तो इस प्रकार यदि क्रम से लगाया जाए तो इसका क्रम जो होगा वो होगा, और इसका जो क्रम होगा ऑप्शन का वो होगा 4, 3, 2 और 1, अर्थात डी सी पहले आएगा डी, इसके बाद सी, इसके बाद बी, इसके बाद ए, डी सी वी और ए, ये इसका सही क्रम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए व्याख्या देखिए इसकी। बात की जाए सालबाई की संधि तो ये 17 मई 1782 को हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को हुई थी। बासीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। और अमृतसर की संधि 16 मार्च 1846 को हुई थी। तो इस प्रकार इसका जो सही क्रम होगा वो होगा आपका डी सी बी और ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, मार्ले मिंटो सुधार, मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन 1919 जो हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919 जो हुआ था उसी को ही मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। विकल्प देखें,
इसका व्याख्या देखें। मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। इसे भारत सरकार अधिनियम का आधार 1919 का आधार पर बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। महात्मा गांधी, एओ हुम, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न की अगर राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा एओ हुम। 1885 में एओ हुम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इसलिए इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। और एओ हुम जो है एक रिटायर्ड जो है आईसीएस अधिकारी थे, ब्रिटिश सेना के एक आईसीएस अधिकारी थे। व्याख्या की बात करें, सन 1885 में एलन ऑक्टविन ह्यूम, इनका जो पूरा नाम था वो था एलन ऑक्टविन ह्यूम, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। ये प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक या एनी बेसेंट। तो ये प्रश्न आप जो है इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पैट के एग्जाम में इस प्रश्न के पूछने की 100% संभावना है। आपकी यूपी SSC पैट के एग्जाम में इस प्रश्न के 100% पूछने की संभावना है। 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। देखिए, होम रूल लीग जो है वो दो प्रकार से होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एक जो होम रूल लीग थी वो थी 1915 में, जो कि हुई थी पुणे में, 1915 में पुणे में हुई थी। एक थी 1916 में, जो कि एनी बेसेंट ने स्थापना की थी, मद्रास में अडयार में की थी इसकी स्थापना। बढ़ते हैं आगे की ओर। व्याख्या देखें, 1915 से 1916 ईस्वी के मध्य दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ये इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है या कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई सारे एग्जाम जैसे SSC रेलवे वगैरह में पूछा गया है। इस प्रश्न को आप जरूर इंपॉर्टेंट करें। तो इस प्रश्न के ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी सर BN राव, डी KM मुंशी। तो इस प्रश्न का जो सही और राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सर BN राव। सर BN राव को ही भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। 1 जुलाई सन 1946 को सर BN राव को भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन की बात करें, हुकुम सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी GV मावलंकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। GV मावलंकर को ही माना जाता है स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष। देखते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हें दादा साहेब, इनका उपनाम यदि पूछा जाए तो इन्हें दादा साहेब के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या 1929, 1930, 1931 या 1932? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा 1930। महात्मा गांधी जी द्वारा 1930 में 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो कि आपका 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। जिसमें महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अपने 78, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने 78 अनुयायियों के साथ
साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक पैदल मार्च किया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, नमक बनाने के खिलाफ। विकल्प की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1930। व्याख्या देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा कर नमक सत्याग्रह किया गया था, जो कि भारतीयों को उनकी समुद्री भूमि पर नमक बनाने के अधिकार से संबंधित था। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए मैकाले का घोषणा पत्र, ऑप्शन बी वुड डिस्पैच, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी हंटर आयोग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा वुड का डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था। वुड का डिस्पैच 1854 में आया था, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से ये अस्तित्व में आया था, जिसके कारण से देखते हैं। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर 1857 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वुड का डिस्पैच, वुड डिस्पैच। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या इसको सुनामी कहते हैं, या सौरताप कहते हैं, या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, या भूकंपीय प्रभाव कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। इसके व्याख्या की बात करें तो देखें, वायुमंडलीय गैसों द्वारा पृथ्वी से परावर्तित विकिरणों का अवशोषण कर लेने के कारण वायुमंडल का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। और इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो CO2 है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रमुख गैस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई क्या है? ये प्रश्न भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8 किलोमीटर, ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। देखिए, पृथ्वी से यदि हम अपने क्षोभ मंडल की बात की जाए तो अगर हमारी ये पृथ्वी है, ये इसकी भूमध्य रेखा होगी, तो यदि भूमध्य रेखा से हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो हमारी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से बात की जाए तो इक्वेटर से 18 किलोमीटर ऊंचाई है क्षोभ मंडल की। लेकिन यदि आपसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पूछी जाए, पृथ्वी की ऊपरी सतह से पूछी जाए तो यहाँ से इसकी ऊंचाई जो होगी क्षोभ मंडल की, वो आपकी औसतन 10 से 12 किलोमीटर के आसपास होती है। औसतन 10 से 12 किलोमीटर के आसपास होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। देखिए, इसकी व्याख्या की बात करें तो ये दिया गया है क्षोभ मंडल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध तथा सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ये प्रश्न काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं आपको याद रखना है कि मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। इसमें मैंने स्लाइड में आपको देखिए, स्लाइड में मैंने आपको लगाया भी है एक चित्र। ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है। तो अगर बात की जाए तो पृथ्वी के सबसे ऊपर जो पहली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, इसके बाद आती है समताप मंडल, फिर आती है मध्य मंडल, फिर आती है तापमंडल, फिर आती है वायुमंडल। इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं आपके कि क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल जो कि वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श दशा मानी जाती है, ये प्रश्न बनता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में आपका बहिर्मंडल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और काफ़ी सारे एग्जामों में यदि आप मुक टेस्ट लगाएंगे किसी भी चीज़ का तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री का ये कितना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी हरिशेन, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी भवभूति। देखिए, ये सारे के सारे नाम आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न के अगर सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी हरिशेन। ऑप्शन बी हरिशेन इसका राइट आंसर है।
जो कि हरिश्चंद्र जो था, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और बहुत ही प्रसिद्ध कवि था। इनकी एक प्रमुख कृति जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है प्रयाग प्रशस्ति। इनकी जो प्रमुख एक जो कृति पूछी जाती है वो पूछी जाती है प्रयाग प्रशस्ति। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका व्याख्या देखिए। हरिश्चंद्र 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। वे समुद्रगुप्त की राज्यसभा के एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। 345 ईस्वी में रचित इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिश्चंद्र की पुस्तक का नाम है। बढ़ते आगे की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? ये भी आपका हिस्ट्री का प्रश्न है। देखिए, इस जो पीडीएफ है इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन लगभग जीके के, जीएस के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें कलेक्ट किया है। तो ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 के, वो है बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाबर जो था, बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। मुगल वंश में कई सारे महत्वपूर्ण जो सम्राट राजा जो हुए हैं, जैसे बाबर हुआ, अकबर हुआ, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर, ये सब जो है मुगल वंश के अपने अपने समय के महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। और लगभग हर एक एग्जाम में इनसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो हुमायूं हो, अकबर हो या शेरशाह सूरी हो, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे आप लोग जो है देखेंगे हमारी तीसरी जो वीडियो आएगी वो भी जीएसजीके की आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमें जो है मोटिवेट देते रहें। आगे आपको जीएसजीके की बराबर जो है सीरीज जारी रहेगी। और यूपी SSC पेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। यूपी SSC पेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।